Assalamualaikum students. Today we will start the next chapter of class 8 science, that is chapter 6 coal and petroleum. Right? आज हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कोल एंड पेट्रोलियम की स्टडी करेंगे. अगर अपनी बेसिक नीड के बारे में ऑब्जर्व करें, राइट, तो सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन. जैसे कि अगर हम रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के बारे में सोचें तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नेचर से ऑब्टेन्ड होती है, राइट, जो नेचुरल है, जो हमें नेचर देती है, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैन मेड है, राइट. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपनी डेली लाइफ में या बेसिक नीड्स हमारी क्या क्या है. जैसे कि हमें डेली क्या चाहिए, ऑब्वियसली एयर फॉर ब्रीदिंग, सॉइल, वाटर, लाइट, मिनरल्स एक्सेट्रा, राइट. तो ये सारी जो हमें बेसिक नीड्स हैं यानी लाइफ के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि एयर है, सॉइल है, वाटर है, लाइट है, मिनरल्स है. ये सारी हमारी बेसिक नीड्स हैं, राइट, जिसका इस्तेमाल हम डेली करते हैं. तो ये क्या है, दीज आर नेचुरल मटेरियल्स. ये नेचुरल मटेरियल्स हैं क्योंकि ये हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड होती हैं, नेचर से. इसके अलावा बहुत सारी सी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल हम डेली लाइफ में करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं आपकी कॉपी, राइट, और पेन, फैन है, टेबल, चेयर एक्सेट्रा, राइट. ये इन सारी चीज़ों का भी इस्तेमाल हम करते हैं अपनी रोज़मर्रा लाइफ में, डेली लाइफ में हम ये सारी चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं. तो अगर हम अपनी बेसिक नीड के बारे में थिंक करें तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें नेचर से ऑब्टेन्ड होती है और कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैन मेड है, राइट. तो एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल एंड लाइट आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. इन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज. व्हाई दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज? बिकॉज दीज थिंग्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, बिकॉज दीज मटेरियल्स, ये सारे जो मटेरियल्स हैं, एयर, सॉइल, वाटर, लाइट एंड मिनरल्स, ये हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं, नेचर से. तो इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. ये क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. ये हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं, नेचर से. So what is natural resources? Those resources which are obtained from nature. ऐसे resources जो हमें कहाँ से obtained होते हैं, which are obtained from nature, जो हमें nature देती है. और वो कौन कौन से हैं आपके, फॉर एग्जाम्पल सॉइल, एयर, वाटर, लाइट, मिनरल एक्सेट्रा. ये सारे क्या हैं आपके, नेचुरल रिसोर्सेज हैं क्योंकि ये हमें नेचर से ऑब्टेन्ड होते हैं. इसे कोई मैन नहीं बनाता, वो मैन मेड नहीं है, नेचुरल है, वो आपको नेचर देती है. इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल सॉइल है, वाटर है, लाइट है, मिनरल्स है, कोल है, पेट्रोलियम है एक्सेट्रा, राइट. ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड होती हैं, नेचर से, और इसीलिए इसको दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. तो क्वेश्चन ये आता है कि कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. क्या जो एयर है, वाटर है, सॉइल है, वो ह्यूमन एक्टिविटी से एग्जॉस्टेड हो सकते हैं यानी खत्म हो सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज एयर, वाटर एंड लाइट आर प्रेजेंट इन नेचर इन अनलिमिटेड अमाउंट. क्योंकि जो वाटर है, एयर है, ये सब नेचर में मौजूद है अनलिमिटेड अमाउंट में. इनकी कोई लिमिट नहीं है, ये लिमिटलेस रिसोर्सेज है. तो ये ह्यूमन एक्टिविटी से एग्जॉस्टेड नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे. क्या ऐसा है कि अगर आप एयर को ह्यूमन ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो क्या वो खत्म हो जाएगी? नहीं. वाटर का यूज़ ज़्यादा करेंगे तो क्या वाटर खत्म हो जाएगा? नो. तो जो एयर है, वाटर है, या लाइट है, या सॉइल है, ये एग्जॉस्टेड नहीं होने वाले क्योंकि इनका जो अमाउंट है नेचर में वो लिमिटलेस है, अनलिमिटेड अमाउंट है, कोई लिमिट नहीं है, राइट.
जैसे कि हम जैसे इन द केस ऑफ लाइट, जो लाइट अवेलेबिलिटी है यानी सन लाइट है, राइट, इसको प्लांट यूज करते हैं फॉर मेकिंग फूड, राइट। तो क्या ये सन जो लाइट हमें दे रहा है वो एग्जॉस्टेड हो जाएगी? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि जो सन लाइट है या फिर वाटर है आपका, ये जो नेचर में मौजूद है वो अनलिमिटेड अमाउंट में। हम कहते हैं कि जो वाटर है वो अर्थ पर नियर अबाउट 1/3 पार्ट है, 75% क्या है अर्थ पर वाटर है। एग्जैक्टली नहीं बताते कितना है, क्योंकि ये इनकी कोई लिमिट नहीं है, ना तो एयर की लिमिट है, ना सॉइल, ना लाइट, इन सब की कोई लिमिट नहीं है। ये लिमिटलेस रिसोर्सेज है, लिमिटलेस नेचुरल रिसोर्सेज है। ऐसे रिसोर्सेज हैं जो नेचर से ऑब्टेन्ड होते हैं और जिनकी कोई लिमिट नहीं है। दे आर नॉट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, राइट। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मैन मेड को छोड़ देते हैं, अभी हम इस चैप्टर में मैन मेड की स्टडी नहीं करेंगे, तो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, राइट, जैसे कि आपका लाइट है, वाटर है, मिनरल्स है, सॉइल है, कोल है, पेट्रोलियम है, ये सारे आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो आपको नेचर देती है। तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं आर क्लासिफाइड अंडर 2 कैटेगरी। सारे नेचुरल रिसोर्सेज को रख करके उनको 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड कर दिया गया। फर्स्ट इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकेंड वन इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से ऑब्टेन्ड है, राइट, उनको 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड अदर वन इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। So what is inexhaustible natural resources? Inexhaustible natural resources क्या है? Those resources which are present in unlimited amount in nature. ऐसे resources, those resources which are present in unlimited amount in nature. जो नेचर में अनलिमिटेड अमाउंट में मौजूद है, जिनकी कोई लिमिट नहीं है, राइट। दोज रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड अमाउंट इन नेचर एंड दे आर नॉट likely to be exhausted by human activity. They are not likely to be exhausted by human activities. Human activities मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर में अनलिमिटेड अमाउंट में मौजूद है, राइट, और दे आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, और जो ह्यूमन एक्टिविटीज से एग्जॉस्टेड नहीं हो सकते। मतलब उन जितनी भी ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटी के है, जितना भी ज्यादा इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल ह्यूमन करे, वो खत्म होने वाले नहीं है। और वो ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। यहाँ पर नेचुरल ऐड कर सकते हैं आप, दोज नेचुरल रिसोर्सेज। वो कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो अर्थ पर लिमिटेड अमाउंट में मौजूद है और जिनको जो एग्जॉस्टेड नहीं होने वाले, जो खत्म नहीं होने वाले। ऑब्वियसली कौन कौन से हैं वो आप सब जानते हैं, राइट। वाटर, सॉयल, एयर, सनलाइट एक्सेट्रा, राइट। क्या है आपका? एयर है, सनलाइट है, सॉइल है, ये ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो अनलिमिटेड अमाउंट में मौजूद हैं और जो जिसका इस्तेमाल किया जाए तो यह खत्म होने वाले नहीं है। दे आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाई वाटर इज कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज? Because the water is present in nature is unlimited amount and they are not be exhausted by human activities, right?
तो इनएग्जॉस्टिबल मतलब वो रिसोर्सेज हैं जो जिनका अमाउंट अनलिमिटेड है नेचर में और जो एग्जॉस्टेड नहीं होने वाले, राइट। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो जस्ट इसका उल्टा, दोज रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट, दोज नेचुरल रिसोर्सेज, हम नेचुरल रिसोर्सेज की स्टडी कर रहे हैं, दोज नेचुरल रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, जो नेचर में क्या है लिमिटेड क्वांटिटी में, बता सकते हैं भाई कितने हैं, राइट, उनकी जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है। दोज नेचुरल रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर में लिमिटेड अमाउंट में, लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद है और जो कभी भी ह्यूमन एक्टिविटी से एग्जॉस्टेड हो सकते हैं, यानी जो कभी भी खत्म हो सकते हैं, राइट। तो वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो नेचर में लिमिटेड अमाउंट में मौजूद है और ह्यूमन एक्टिविटी से खत्म हो सकते हैं, तो वो कौन से हैं आपके, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, फॉरेस्ट, राइट, वाइल्ड लाइफ। देखिए फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट से जनरली हमें क्या ऑब्टेन होता है, हम फॉरेस्ट का इस्तेमाल ज्यादातर वुड के लिए करते हैं, राइट। तो अगर हम कंटिन्यूअसली फॉरेस्ट की कटिंग करते रहें अपने फायदे के लिए, राइट, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब पूरे अर्थ पर फॉरेस्ट ही नहीं होगा, राइट। तो ये क्या है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी फॉरेस्ट जो है वो अर्थ पर लिमिटेड क्वांटिटी मौजूद है और ये कभी भी ह्यूमन एक्टिविटी से एग्जॉस्टेड हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। वाइल्ड लाइफ यानी एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, अगर डिफरेंट एनिमल्स को प्रिजर्व ना किया जाए, राइट, उनकी जो स्पीसीज हैं, जो उनकी वेराइटीज हैं, अगर उनको प्रिजर्व ना किया जाए नेशनल पार्क बना करके या फिर कोई सेंचुरी बना करके, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जब एनिमल्स जो है वो अर्थ से खत्म हो जाएंगे। कोल, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो नेचर में, नेचुरल तो नेचर हमें प्रोवाइड कर रही है, लेकिन कैसे, लिमिटेड अमाउंट में दे रही है और जो कभी भी ह्यूमन एक्टिविटी से एग्जॉस्टेड हो सकते हैं और खत्म हो सकते हैं, राइट। तो ये थे आपके नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है और इनको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है, इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दो चीज़ें। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को एक एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, एक्टिविटी 5.2, राइट। एक्टिविटी 5.2 से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि टेक अ कंटेनर फिल विद पॉपकॉर्न, पीनट, टॉफी, या किसी भी चीज़ से कंटेनर में आप क्या करना है, उसको फिल करना है। टॉफी आप ले सकते हो या फिर पॉपकॉर्न है या पीनट, राइट। तो ये जो हमने लिया है, ये हमने इसको मान लेते हैं ये क्या है, जो कंटेनर में आपका पीनट है या फिर पॉपकॉर्न है, वो आपका क्या है, एक एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। क्या है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। क्या हो सकता है यहाँ पर, कोल हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, नेचुरल गैस हो सकती है, फॉरेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो एग्जॉस्टिबल हो, जो नेचर में लिमिटेड अमाउंट में मौजूद हो और जो कभी भी एग्जॉस्टेड हो सकते हैं, राइट। तो ये हमने जो पॉपकॉर्न लिया है उसको माना है कि वो क्या है, एक एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो आपका इस कंटेनर में पॉपकॉर्न है, राइट। इसके बाद हमने क्या किया है कि स्टूडेंट, क्लास में जो स्टूडेंट है उनको 7 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, राइट। जितने भी, सपोज हम मान लेते हैं कि हमारे क्लास में 49 स्टूडेंट हैं, उनको हमने 7 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, राइट।
9 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, तो हर ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं? 7। तो ईच ग्रुप कितने स्टूडेंट को कंटेन कर रहा है? 7। 49 स्टूडेंट को हमने 9 ग्रुप में क्लासिफाइड किया, राइट। तो जो हमने 9 ग्रुप बनाया उसमें ईच ग्रुप कंटेन 7 स्टूडेंट। हर एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं? 7 स्टूडेंट। सिंपली कह सकते हैं कि हमने क्लास में जितने भी स्टूडेंट थे उनको 9 पार्ट में डिवाइड कर दिया और हर एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं? 7 स्टूडेंट, राइट। ईच ग्रुप कंटेन 7 स्टूडेंट। अब इस 7 स्टूडेंट को हमने फर्दर क्लासिफाई किया, मतलब जो ग्रुप बनाया था जिसमें हमने 7 स्टूडेंट रखे, 9 ग्रुप में 7 स्टूडेंट रख दिए। अब एक ग्रुप से हमने क्या किया, जो 7 स्टूडेंट का एक ग्रुप था उसको फर्दर डिवाइड कर दिया सब ग्रुप में, राइट। तो जब डिवाइड कर दिया हमने 7 स्टूडेंट को अंदर सब ग्रुप में, जिसमें 7 स्टूडेंट को 3 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, राइट। और 3 सब ग्रुप जो था उसमें ईच ग्रुप, यानी जो 3 सब ग्रुप है, ईच सब ग्रुप कंटेन, ये 3 था, राइट। अब हमने किसको, जो 3 सब ग्रुप है कंटेनिंग 1, 2 and 4 स्टूडेंट, राइट। इस तरीके से समझते हैं कि 7 स्टूडेंट थे एक ग्रुप में, जो हमने पूरे क्लास में ग्रुप बनाया उसमें जो एक ग्रुप है, हर ग्रुप में कितने स्टूडेंट है? 7। अब इस 7 स्टूडेंट को फर्दर सब डिवाइड किया हमने, राइट। सब ग्रुप बनाया इसका, और जो सब ग्रुप बनाया 7 स्टूडेंट को 3 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, और जिसमें 1, 2 and 4 स्टूडेंट, जो 3 सब ग्रुप था उसमें एक में 1, एक में 2 और एक में 4 स्टूडेंट को रखा, राइट। और ये जो स्टूडेंट है इनको हमने क्या कहा, ये क्या है? कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब जो इसका इस्तेमाल करेंगे, पॉपकॉर्न को ईट करेंगे, राइट, वो क्या है? कंज्यूमर, राइट। तो अब इसको हमने लेबल कर दिया कि जो ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकेंड जनरेशन है और ये थर्ड जनरेशन है, राइट। जो हमने 7 स्टूडेंट को 3 सब ग्रुप बनाया, 1 और 3 सब ग्रुप में कितने स्टूडेंट थे? पहले सब ग्रुप में 1 स्टूडेंट, दूसरे सब ग्रुप में 2 स्टूडेंट और तीसरे सब ग्रुप में, राइट, जो थर्ड सब ग्रुप था उसमें 4 स्टूडेंट थे। इसको हमने मान लिया ये जो पहला सब ग्रुप है जिसमें 1 स्टूडेंट है वो फर्स्ट जनरेशन है, जो दूसरा सब ग्रुप है जिसमें सेकेंड स्टूडेंट है, जिसमें 2 स्टूडेंट है, वो सेकेंड जनरेशन है, और तीसरा सब ग्रुप जिसमें 4 स्टूडेंट है वो आपकी क्या है? थर्ड जनरेशन, राइट। इस तरीके से हमने 3 जनरेशन बना ली समझने के लिए। अब हम क्या करेंगे इन तीनों जनरेशन में? सबसे पहले फर्स्टली हम क्या करेंगे, इस पॉपकॉर्न भरे कंटेनर को फर्स्ट जनरेशन को प्रोवाइड करेंगे, राइट। जो पॉपकॉर्न है ये हम किसको देंगे? फर्स्ट जनरेशन को, राइट। दे दिया हमने भाई, कंटेनर है ये, इसमें पूरा पॉपकॉर्न फिल है, राइट। ये हमने प्रोवाइड कर दिया फर्स्ट जनरेशन को, राइट। तो फर्स्ट जनरेशन क्या करेगी? ओनली 1 स्टूडेंट, राइट, कंटेन ओनली 1 स्टूडेंट। तो ये क्या करेगी, इसमें से जितना इसका मन चाहेगा वो पॉपकॉर्न या जो भी चीज़ होगा इस कंटेनर में उसको ईट करेगी, खाएगी ऑब्वियसली। फिर जो कुछ इसमें बचेगा, राइट, वही हम किसको देंगे? सेकेंड जनरेशन को। सपोज हम मानते हैं कि इसमें से आधा खत्म हो चुका है, अब अभी कंटेनर पूरा फिल नहीं है, इसमें से कुछ फर्स्ट जनरेशन ने ईट किया है, राइट। तो हम सेकेंड जनरेशन को देंगे। फिर सेकेंड जनरेशन से जो कुछ बचेगा, हो सकता है कि पूरा का पूरा खत्म हो जाए, या फिर हो सकता है कि कुछ अमाउंट में थोड़ा सा पॉपकॉर्न जो है वो बच जाए। तो जो बचा कुचा पॉपकॉर्न होगा उसे हम थर्ड जनरेशन को प्रोवाइड करेंगे। अब मान लेते हैं कि कुछ बच गया था थोड़ा बहुत, राइट। इस तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं। तो आपको ऑब्जर्व क्या होता है? आपको ऑब्जर्व ये होता है कि जो फर्स्ट जनरेशन है वो उसके पास तो है भाई खाने के लिए
जो पॉपकॉर्न है वो है, उसका जितना मन चाह रहा है वो खा रही है। उसके बाद सेकेंड जनरेशन में क्या हम फील करते हैं कि जो पॉपकॉर्न है वो उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो गई है, तो जो सेकेंड जनरेशन है ईट तो कर रही है, राइट, उसने भी खा लिया जितना उसको खाना था। लेकिन थर्ड जनरेशन जिसमें 4 स्टूडेंट हैं, राइट, उनके लिए ये पॉपकॉर्न सफिशिएंट नहीं है, कम है, राइट। ये जितने स्टूडेंट है वो इस पॉपकॉर्न को ईट नहीं कर सकते, सफिशिएंट नहीं है, बहुत ही कम, राइट। तो ऐसे हैं हमारे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की वो एक अभी तो है फुल कंटेनर में, राइट, जो जनरेशन चल रही है उसमें तो अभी है, जिसे ह्यूमन बार बार यूज कर रहा है, अभी मौजूद, अभी उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। जब हमारी सेकेंड जनरेशन आएगी तो वो फील करेगी कि जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है, जो कोल है, पेट्रोलियम है, फॉरेस्ट है, ये सब क्या है, हमारे पास बहुत कम है, हमें इनको बहुत बचा करके रखना है, तभी हम इन्हें यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये खत्म हो जाएंगे, और जब खत्म हो जाएंगे तो हम इसे दोबारा नहीं बना सकते, राइट, क्योंकि ये नेचुरल है, मैन मेड नहीं है। फिर उसके बाद जो आपकी थर्ड जनरेशन आएगी, राइट, तो वो क्या फील करेगी कि उसके पास ये जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है वो रहेंगी ही नहीं कि वो इसका इस्तेमाल कर सके, ये एग्जॉस्टेड हो चुके होंगे, राइट। तो ये एक्टिविटी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को समझाने के लिए थी कि अगर एक कंटेनर में पॉपकॉर्न रखा हुआ है, राइट, या फिर हम इस तरीके समझ सकते हैं कि अगर आपके पास भाई आपके पास है 5 kg कोल है, राइट, कोल है, इसमें फिल है, एक कंटेनर में 5 kg कोल है, राइट। अब ये क्या है कि देखिए जो इन सबके फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल थिंग है, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, या फिर फॉरेस्ट है, ये सब बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं बनने में। जो कोल आपका पेट्रोलियम है मिलियन ईयर लेता है कोल का फॉर्मेशन, तब जा करके होता है। तो हम मान लेते हैं कि हमारी फैमिली की बात करते हैं, क्लियर, कि हमारे जो ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर है, राइट, उनके पास क्या था, 5 kg, हम मानते हैं समझने के लिए ज्यूम करते हैं 5 kg कोल है, राइट, 5 किलोग्राम क्या है, कोल है। तो वो हमारे जो ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर है वो क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो इसका जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये खर्च हो रहा है। तो हम मान लेते हैं कि अब हमारे पास जितना भी कोल बचा है वो क्या है, 3 kg है, वो डिक्रीज हो गया, 2 kg खत्म हो गया। तो जो हमारे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड मदर के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारे पेरेंट्स की, उसमें क्या है, उन्होंने भी इस कोल को इस्तेमाल किया, राइट। उसके बाद जब ये कोल हमारे तक पहुंचेगा, यानी ग्रैंड मदर से हमारे पेरेंट्स तक आया, अब हमारे पास आ रहा है, तब इसका अमाउंट क्या है, ऑब्वियसली हो सकता है 1 kg और हाफ kg, राइट, हाफ kg कोल हमारे पास तो हाफ kg है। क्या करेंगे भाई, हम बहुत कम है, कैसे यूज हो, सफिशियंटली नहीं है, हो सकता है जो हमारे बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई है उसके पास ये भी ना हो, राइट। तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कुछ इस तरीके से है कि उनकी एक अर्थ नेचर में एक लिमिटेड क्वांटिटी है कि भाई इतना ही है, इसी में आपको काम चलाना है। और जो फ्यूचर में अगर ह्यूमन इसे एग्जॉस्टेड करता रहा, इसे शेप नहीं करेगा, बचा करके नहीं रखेगा, इसे खत्म करता रहेगा, तो फ्यूचर में क्या होगा, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और जो आपकी आने वाली जनरेशन है वो उस सब के टाइम में आपका जो एग्जॉस्टिबल कोल, पेट्रोलियम है वो सब मौजूद नहीं रहेंगे, राइट। So in this chapter we will learn about some exhaustible natural resources like coal and petroleum and natural gases. तो इस चैप्टर में हम ऐसे ही exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas, इन 3 exhaustible natural resources की हम स्टडी करेंगे कि what is coal, petroleum and natural gas and how they कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉर्म, कि किस तरीके से पेट्रोलियम और कोल का फॉर्मेशन होता है और ये क्या है और इनसे क्या क्या ऑब्टेन्ड होता है, राइट। बहुत सारी चीजें ऑब्टेन्ड होती है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। तो जो
कोल है, पेट्रोलियम है, दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोल, पेट्रोलियम जो है उनका फॉर्मेशन डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता है। दे आर फॉर्म, और क्या कह सकते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम, और कह सकते हैं कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो कोल एंड पेट्रोलियम है उनका फॉर्मेशन डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से। व्हाट इज डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फॉसिल। जो डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम क्या कहते हैं? फॉसिल। जैसे कि अगर कोई चीज है, एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। अगर एक डॉग है, राइट, उसको आप जमीन के अंदर काफी गहराई में 100 मीटर नीचे जमीन के अंदर दफन कर दो, राइट, नियर अबाउट 100 मीटर गहराई में इस डॉग को दफन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड हो जाएगा, राइट, दब जाएगा। ऑब्वियसली किसी भी चीज के ऊपर अगर आप 100 मीटर गहराई में किसी भी चीज को रख दो, दफन कर दो, तो वो क्या होगा? ऑब्वियसली कंप्रेस्ड हो जाएगा, राइट। तो वो जो कंप्रेस्ड हो जाएगा और जो उसका रिमेन्स बचेगा, राइट, जो शेष उसका जो रिमेन्स बच जाएगा उसका, जो आपको जब आप उसको डिगिंग करोगे, जमीन के अंदर से निकालोगे, तो उसका रिमेन्स बचेगा, कंप्रेस्ड जो रिमेन्स बचेगा उसको हम कहते हैं फॉसिल, राइट। तो जो कोल पेट्रोलियम है, राइट, जो कोल पेट्रोलियम है ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं? डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट एंड एनिमल। जो कोल एंड पेट्रोलियम है वो प्लांट एंड एनिमल्स के डेड रिमेन्स यानी फॉसिल से ऑब्टेन्ड होते हैं। डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही हम क्या कहते हैं? फॉसिल कहते हैं। और कोल एंड पेट्रोलियम क्या है? आपके फॉसिल से ऑब्टेन्ड होते हैं, इसीलिए दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, राइट। इसीलिए इसको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। व्हाट इज फॉसिल फ्यूल्स? दोज materials like coal and petroleum are formed from dead remains of living organism। और इसी को क्या कहते हैं? ब्रैकेट में लिख दीजिए फॉसिल। Those material like coal and petroleum are formed from dead remains of living organism, so it is called fossil fuels। तो कोल एंड पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, क्योंकि ये कहाँ से फॉर्म होते हैं? फॉसिल से फॉर्म होते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से फॉर्म होते हैं। यानी प्लांट एंड एनिमल्स के जो चीजें बच जाती हैं जमीन के अंदर 100 मीटर गहराई में जब जाती हैं, तो जो चीजें बच जाती हैं उनके रिमेन्स से क्या बनता है? आपका कोल एंड पेट्रोलियम बनता है, राइट। तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज कोल, कोल है क्या, उसका फॉर्मेशन क्या होता है, उससे कौन कौन सी चीजें ऑब्टेन्ड होती है, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।